नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। आज हम अपने विषय पर बात करने से पहले 4 महत्वपूर्ण खबरों पर बात कर लेते हैं। तो 5 अगस्त 2019 को भारत में अनुच्छेद 370 को हटाने का संबंधी जो विधेयक था, संविधान जो संसद थी उसमें पेश किया गया था और 5 अगस्त को ही ये पारित हो गया था। तो 5 अगस्त 2019 को भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 से इस विधेयक को पूर्णतः लागू किया गया था। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश जो हैं वो इसी के परिप्रेक्ष्य में आए थे। तो आज 4 साल हो गए हैं इस विधेयक को पास हुए। फिर बात है कि हर घर तिरंगा अभियान पिछले साल से भारत सरकार ने क्या किया है कि तिरंगे को 15 अगस्त के अवसर पर हर घर में लहराए जाने के परिप्रेक्ष्य में क्या किया कि हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। तो इस साल का जो हर घर तिरंगा अभियान है ये आपका 13 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 13 अगस्त 2015 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में ये अभियान चालू रहेगा। तो सभी को तिरंगा लहराने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और तीसरी जो खबर है वो है हमारे नीलकंठ दास जी की। ये क्या है तो 5 अगस्त 1884 को इनकी जन्म दिवस हुआ था और उसके बाद 5 नवंबर 1967 को उनकी डेथ हुई थी। तो ये फेमस क्यों रहे हैं तो एक प्रख्यात शिक्षक, असाधारण नेता, उड़िया संस्कृति और के प्रतीक और उनकी जयंती पर सत सत नमन किया जा रहा है। इनका क्या है तो इन्होंने युवाओं को छुआछूत और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। चौथे जो व्यक्तित्व है ये गोपीनाथ बारदोलोई। इनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि असम जो राज्य वर्तमान असम राज्य की हम रूपरेखा देख रहे हैं उसके निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि इन्होंने जो असम के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जो निभाई है इस वजह से इन्हें याद किया जा रहा है। दूसरा महत्व इनका ये है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरीके से हम 4 व्यक्तित्व को 4 जो मेन खबरें थी उनको देख करके अब आ रहे हैं अपने विषय पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका प्रावधान किया गया है। हमने कल बात की थी मूल अधिकारों के बारे में, जो 6 तरीके के संविधान हमें मूल अधिकार देता है उनके बारे में हम कल बात कर लिया। उसको बहुत बृहद रूप में हम लोगों ने समझा है। आज नीति निर्देशक तत्वों को समझने के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, उनका अर्थ समझेंगे, प्रकार और विशेषताएँ देखेंगे। DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के और जो मूल अधिकार है उनमें अंतर क्या है। उसके बाद है कि DPSP और फंडामेंटल में जो द्वंद्व की स्थिति रही है उसमें न्यायिक व्याख्या कैसे हुई है। उसके बाद कहा गया है कि DPSP को राज्य ने कितना लागू किया है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो चलो आगे शुरू करते हैं कि इनका अर्थ क्या है। तो सर तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश पर आयरलैंड की तर्ज पर, हमने सबसे पहले बताया था भारत में विभिन्न देशों से लिए गए स्रोत के आधार पर, तो आयरलैंड से इन सब जो प्रावधान है DPSP के उनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। उस तरीके से भाग 4 लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करता है, यानी कि भाग जो DPSP है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान करता है। इसके लिए राज्यों को निर्देश देता है कि राज्य अपनी नीतियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि ये नीतियां समाज के हित में हो। मतलब राज्य जो भी कार्य करेगा वो समाज को हित को ध्यान में रख करके काम करेगा। राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सामाजिक समानता, आर्थिक समानता एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। अब DPSP को सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। प्रस्तावना में हमने 3 शब्द देखे थे, 3 तरीके की न्याय की बात कही गई थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक न्याय की जो बात है वो आपका मूल अधिकार आते हैं और जो आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो DPSP आता है। तो जो राज्य क्या प्रयास करेगा, आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करने की कोशिश करेगा और मूल अधिकार आपको राजनीतिक न्याय दिलाने की प्रयास करेंगे। इस तरीके से देखते हैं भाग 4 भारतीय लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार करता है। तो भारतीय जो लोकतंत्र है उसको जीवन पद्धति के रूप में, क्योंकि लोकतंत्र वर्तमान समय की ज़रूरत और आवश्यकता दोनों है, इसलिए G. ऑस्टिन ने भाग 4 और भाग 3 को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो G. ऑस्टिन एक संविधानविद थे। इन्होंने भाग 4 यानी कि DPSP और भाग 3 मूल अधिकार वाला जो है उन दोनों को सम्मिलित रूप से संविधान की मूल आत्मा कहा है। इसी तरीके से B.R. अम्बेडकर का हम देखते हैं तो B.R. अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को और पूरे मूल संविधान को यानी कि मूल जो अधिकार हैं उनको संविधान की आत्मा कहते हैं। इस तरीके से भाग 4 को कुछ करने के लिए कहता है। तो भाग 4 क्या है, राज्य को कुछ करने के लिए कहता है, इसलिए इन्हें सकारात्मक माना जाता है। इनकी जो प्रकृति है सकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य पर कर्तव्य आरोपित करते हैं कि वो लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें। इस दिशा में इनकी प्रकृति सकारात्मक है। जबकि हमने पढ़ा था कि जो
मूल अधिकार हैं उनकी प्रकृति नकारात्मक क्यों? क्योंकि वो राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं कि राज्य ऐसा ना करे जिससे नागरिकों के अधिकार का न हो। तो इसी वजह से कहा गया कि किसी का कर्तव्य किसी का अधिकार होता है। जब राज्य कर्तव्य करता है तो नागरिकों को अधिकार मिलते हैं। ये चीज़ हम लोग नागरिकों के बारे में भी देखेंगे। जो भारत के नागरिक हैं उनको अधिकार के साथ साथ संविधान मूल कर्तव्य भी देता है। तो उनकी चर्चा हम आगे वाले लेक्चर में आने वाले पर करेंगे। तब तक देखते हैं कि निर्देशक तत्वों की विशेषताएँ क्या हैं। तो निर्देशक तत्वों में DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं। अनुदेश मतलब उसको गाइडलाइन दी गई है कि आपको इस आधार पर कार्य करना है। उसके बाद कहा गया कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इनका मूल उद्देश्य है। लोक कल्याणकारी राज्य की, लोक कल्याणकारी मतलब कि जनता की वृद्धि के लिए प्रयास करना, सामाजिक और आर्थिक रूप से वो लोक कल्याण की स्थिति में आएगा। तो राज्य का जो कर्तव्य है वो लोक कल्याण की वृद्धि करे और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करे। निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? तो गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब ये है कि आप इनके जो लिखित हैं इनके आधार पर न्यायालय में जाकर के आप इनको लागू कराने के लिए बाध्य नहीं करा सकते हैं। इस चीज़ को कहा गया गैर न्यायोचित है। फिर है कि ये सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है। मतलब ये है कि देश का संचालन किस तरीके से होगा उस दिशा में राह दिखाने का जो प्रयास करते हैं ये हमारे मूल ये भाग 4 के तहत DPSP करते हैं। यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। संवैधानिक मान्यता के विवरण में इसलिए देखता है कि जो मूल अधिकार हम आज पाए हैं, एक समय में कुछ मूल अधिकार ऐसे थे जो DPSP के तहत थे। अब DPSP को रखा इसलिए गया था ऐसी प्रकृति की गैर न्यायोचित वाली क्योंकि राज्य अपनी जो आवश्यकता और जो उसकी स्थिति होगी यानी कि अपनी हैसियत दे करके राज्य इन अधिकारों को देता रहेगा। उसी आधार पर कहा गया कि इनकी क्या करता है तो संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। इस आधार पर कहा गया है कि कौन कौन से ऐसे लोक कल्याणकारी प्रावधान हैं जिनको राज्य प्रदान करेगा जनता को। अनुच्छेद 36 अब देखते हैं। तो हमने बताया कि 36 से 51 तक इनका प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 36 में क्या है तो राज्य शब्द की जो है राज्य की परिभाषा दी गई है और उसी परिभाषा को स्वीकार किया गया है जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 12 हमने जो बताया था मूल अधिकार पढ़ाते वक्त, तो उसमें राज्य की परिभाषा दी गई थी और बहुत व्यापक रूप से राज्य को शामिल किया गया था। इसमें संघ सरकार यानी कि संसद और सारी चीज़ें आ गई थी। राज्य सरकार की जितनी मशीनरी है वो आई थी। स्थानीय स्तर की जो सरकार है उसकी मशीनरी आ गई थी और वो संस्थाएं जो राज्य की मशीनरी के तहत गठित होते हैं सारी संस्थाएं शामिल हुई थी। और वो भी निजी कंपनियां भी जो राज्य संस्था के रूप में काम करते हैं वो भी शामिल हो जाती है। तो इस तरीके की राज्य शब्द की परिभाषा वही शामिल की गई है जो अनुच्छेद 12 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 37 क्या प्रावधान करता है तो यह कहता है कि यह प्रवर्तन योग्य नहीं, मतलब जो DPSP है ये प्रवर्तन योग्य नहीं, यानी कि आप इनको न्यायालय में ले जाकर के इनके लागू कराने के लिए आप जोर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अर्थात न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता है क्योंकि यह राज्य को निर्देश हैं, आदेश नहीं है। निर्देश हैं कि तो राज्य अपनी जैसी जैसी ज़रूरतें या जैसी जैसी उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वो जनता को प्रदान करता रहेगा। इस तरीके से आगे हम देखेंगे कि राज्य ने कई सारे प्रयास कर करके आज बहुत से DPSP बढ़ भी गए हैं। तो जब भी देखेंगे अनुच्छेद में 38 है तो मान 38A अगर है तो समझ लो इसको राज्य ने बाद में संशोधन करके जोड़ा है। इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 38 क्या है तो ये कहता है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब सामाजिक व्यवस्था राज्य ऐसी बढ़ाएगा जिससे क्या हो जन कल्याण बढ़ सके। इस चीज़ को ध्यान में रख करके अब देखते हैं कि अनुच्छेद 38A क्या कहता है तो राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी लोगों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित रूप से उपलब्ध हो सके। तो राज्य क्या करेगा, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें क्या है कि यानी कि लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी लोगों को समान रूप से सामाजिक यानी कि समाज में और आर्थिक रूप से जो वित्तीय वाले रूप से और राजनीतिक मतलब कि जो आपके राजनीतिक अधिकार हैं उनकी क्या है कि न्याय सुनिश्चित हो सके। तो प्रस्तावना भी यही कहती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है। तो अनुच्छेद 38 सीधे सीधे कहता है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान हो सके नागरिकों को। उसके बाद में अगला है कि 38B क्या कहता है तो 38B के तहत क्या है राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। यानी कि हमने बताया था कि जो मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था उसको इसी वजह से मूल अधिकार से हटाया गया कि राज्य क्या करेगा आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। तो उसमें ऐसा ना हो कि किसी भी एक व्यक्ति के पास सारी संपत्ति पहुंच जाए। तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके उसको मूल अधिकार से हटा करके एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। का प्रयास करेगा न केवल व्यक्तियों के बीच में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न व्यवसाय एवं समूह के बीच। तो विभिन्न क्षेत्रों मतलब ये हो गया कि मान लो भारत में देखते हैं कि एक मुंबई है यानी कि महाराष्ट्र का एरिया है,
ज़्यादा डेवलप्ड है, हरियाणा देखते ज़्यादा डेवलप्ड है। उधर अब उसी दूसरी तरफ आप चले जाओ, बिहार का एरिया हो गया, झारखंड का एरिया, तो जहाँ डेवलपमेंट बहुत कम है, तो उस चीज़ को कहा कि असमानता कम करने का राज्य प्रयास करेगा कि ऐसे किसी क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास भी ना हो जाए और कोई क्षेत्र ऐसे इतना भी ना पिछड़ जाए जहाँ असमानता के कारण लोग वंचना का शिकार हो जाएँ। विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न व्यवसाय, मतलब हर व्यवसाय में एक मिनिमम वेज हो है उसको डिसाइड करने का काम करेगा। समूहों के बीच, मतलब सभी समूहों में आय असमानता का जो खाई है वो ज़्यादा न बढ़ने पाए इस चीज़ का। फिर अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य अपनी नीतियाँ सुनिश्चित रूप से इस प्रकार संचालित करेगा। क्या करेगा? तो अनुच्छेद 39 ए। अब ये आप जो ए देख रहे हैं इसको बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो मूल अनुच्छेद 39 था, 39 के बाद में ए जोड़ा गया, मतलब इसको संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया। तो इसको क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, संविधान में संस्थापित किया गया। इसके अंतर्गत राज्य को यह कर्तव्य दिया गया है कि वह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। तो समान न्याय की जो बात की गई है, मतलब कहा गया ना कि विधि के समझ क्षमता और विधि का समान संरक्षण। तो समान न्याय मतलब राज्य जो है सबको समान रूप से न्याय प्रदान करेगा। इसमें क्या होगा कि जो लोग ऐसे हैं जो अपने खर्चे पर न्याय उपलब्ध नहीं करा सकते, तो क्या उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस आधार पर राज्य क्या करता है कि एक क्राइटेरिया है कि 3 लाख जिनकी कम इनकम है उस तरीके के लोगों को निःशुल्क वकील दिया जाता है। ये प्रावधान राज्य करता है। अनुच्छेद 39 बी देखते हैं तो क्या कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। मतलब यह है कि समुदाय के भौतिक संसाधन, यानी कि हम देखें कि ज़मीन, मकान और जो आर्थिक रिसोर्सेज हैं उनकी बात खास करके की गई है। नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। अब इसमें खास करके हम ज़मीन को ही देखते हैं। भौतिक संसाधनों में ज़मीन हो गई और पेड़ पौधे हो गए, जो खनिज हैं, इन चीज़ों का। तो इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति के पास इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि वो बहुत बड़ा आदमी बन जाए और कुछ लोग ऐसे हों जो हमेशा गुलामी करते रहे। तो इस चीज़ को पाटने, मतलब इतनी बीच की जो खाई है इसको पाटने का राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 सी क्या कहता है, तो आप लोग याद ध्यान होगा हमने जब अनुच्छेद 31 पढ़ाया था तो 31 में बताया था, 31 ए जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व बी, अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू किया जाता है तो आप न्यायालय में इस आधार पर नहीं जाएंगे कि आपके अनुच्छेद 14 और 19 का हनन हुआ है। तो वही चीज़ है कि भौतिक संसाधनों को जो नियंत्रण है वो किसी एक व्यक्ति के पास ना हो। इस वजह से कहा क्या गया कि लोगों के बीच में जो समता का अधिकार है उसका हनन भी हो सकता है। और अनुच्छेद 39 सी क्या कहता है, तो आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचाले जिससे धन का उत्पादन और साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न होने पाए। मतलब जो आर्थिक व्यवस्था है इस प्रकार राज्य बनाने का प्रयास करेगा जिसमें किसी एक समुदाय, किसी एक व्यक्ति, किसी एक क्षेत्र में आर्थिक जो संसाधन है उनका संकेंद्रण न होने पाए। संसाधनों का जो आर्थिक संसाधन है उनका वितरण समान रूप से करने का प्रयास राज्य करेगा। इस आधार पर अनुच्छेद 39 बी और 39 सी प्रावधान करते हैं। फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 डी क्या कहता है, तो स्त्री पुरुष दोनों के समान, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात ये कही गई ना कि हम स्त्री पुरुष समानता की बात करना चाहते हैं। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें कि अगर हम 50% आबादी स्त्रियों की है, अगर इसको हम निकाल देंगे तो फिर 50% में भी पता चलता है कि इतनी ज़्यादा खाई है कि कुछ लोग काम में लगे, कुछ नहीं लगे। तो अगर हमको समुचित, यानी कि जिसकी जो हम सतत विकास की बात करते हैं, सतत और समावेशी विकास की बात करते हैं, तो उसमें आवश्यक है कि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। तो सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य क्या करेगा, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, दोनों के बीच में कार्य में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरीके से अनुच्छेद 19 जो 39 का ई कहता है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने पाए। तो इसमें कहा गया है कि कर्मकार, यानी कि जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके स्वास्थ्य और शक्ति का ध्यान रखा जाएगा। यानी कि उनका ऐसी जो कार्य दशाएँ होंगी जो स्वास्थ्यवर्धक हो, उनकी शक्ति को छीड़ करने वाली हो, मतलब काम के घंटे नहीं डिसाइड होंगे कि 9 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है, जैसा परिवेश जैसा काम होगा उस हिसाब से काम के घंटे डिसाइड होंगे। एवं बालकों की सुकुमार अवस्था, अगर कोई बालक काम में लगा है, खास करके 14 से कम एज के बच्चे काम में लगेंगे ही नहीं, जो ऐसे काम है। हमने अनुच्छेद 24 पढ़ा था तो बताया था कि बाल श्रम को निषेध की बात करता है, तो उस तरीके के काम में लगेंगे नहीं, और जहाँ लगेंगे तो उनकी सुकुमार अवस्था का ध्यान रखा जाएगा। इस चीज़ का कहा गया है, अनुच्छेद 39 ई प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39 एफ क्या प्रावधान करता है, तो इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण वातावरण में स्वस्थ विकास, तो उनके बच्चों के जो बचपन का विकास है स्वस्थ रूप से हो सके, इसके लिए क्या करेगा, तो अवसर एवं सुविधाएं दी जाएगी। राज्य देखो
बहुत सारे काम ऐसे करता है कि बालकों का विकास बेहतर हो सके। उसमें कई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कई ऐसी प्रावधान है बच्चों के लिए अधिकार की बात किया जाता है कि बच्चों के अधिकार के लिए भी कई संगठन और जैसे बचपन बचाओ आंदोलन, इस तरीके के जो आंदोलन है वो बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के राज्य प्रयास करेगा कि बालकों का जो विकास है जो स्वास्थ्यवर्धक और हर तरीके से अच्छा हो सके। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 39 देखा पूरा। अब अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन और सशक्तिकरण दिया गया है। अनुच्छेद 40 में देखो, जब संविधान बना तो ये गांधी जी का सपना था कि गांवों को सशक्त किया जाए, तो अनुच्छेद 40 के माध्यम से सब जो ग्राम पंचायतें थे उनके गठन के बारे में प्रावधान कर दिया गया। लेकिन जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो संवैधानिक रूप से उसमें उल्लेख नहीं किया गया था। क्या होता था, ऐसे जैसे पहले चला आ रहा था उसी आधार पर वहाँ गांव का गठन हो रहा था जो ग्राम पंचायतें थी। फिर पहली बार क्या हुआ कि 1957 में बलवंत राय मेहता के जो अंडर में एक कमेटी बनाई गई, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था पर कमेटी 1959 में उसने सिफारिश की। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पहली बार ग्राम पंचायतों का उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर गठन किया गया, जिसमें इससे बलवंत राय मेहता समिति का सीधे सीधे प्रावधान पूछ दिया गया। आगे जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे अच्छे से। तो उसने क्या है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है जो आज के समय हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जो व्यवस्था है, वो उसकी जो सिफारिश है सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने की। फिर 1977 में अशोक मेहता समिति बनी, फिर एल.एम. सिंघवी की समिति बनती है 1986 में। तो वो उस समिति के आधार पर 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संविधान में स्थान दिया गया। तो इस तरीके का जो प्रावधान अनुच्छेद 40 में पहले ही कर दिया गया था, उसके बाद में इसमें कानून आगे चल कर के बनता है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और रोग में लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। यानी कि राज्य कुछ दशाओं में काम देने के लिए, जिसे कि हम देखते हैं मनरेगा हो गया और भी इस तरीके की योजना चलाता है पाम। फिर उसके बाद शिक्षा मतलब है कि फ्री शिक्षा की बात करते हैं, और पहले प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान था, उस तरीके की चीज़ें। रोग में यानी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसमें सहायता देने के लिए हम बहुत सी योजनाएं देखते हैं, आयुष्मान भारत, और हर राज्य अपनी भी कुछ योजनाएं चलाता है। तो इस तरीके की योजनाएं इन अनुच्छेद 41 के तहत आती हैं। फिर अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम की न्याय संगत, मतलब ये होगा कि जहाँ आप काम करें वहाँ क्या होगा, न्याय संगत, यानी कि गरिमापूर्ण वातावरण बनाया जाएगा। मानवोचित दशाओं, यानी कि वहाँ की दशा ऐसी हो जहाँ व्यक्ति काम कर सके, ना ही इतनी गंदगी हो कि बैठना भी मुश्किल हो, और जो वातावरण होगा, माहौल होगा कि जहाँ आप सही तरीके से अपना काम कर सकें। इसी तरीके से स्त्री प्रसूति में सहायता को बंद किया गया है। स्त्री प्रसूति मतलब कि जैसे मान लो महिलाएं किसी ऑफिस में या कहीं वर्क प्लेस में काम कर रही हैं, तो उनके भाई अब कोई भी नियोक्ता ऐसे औरतों को क्यों लेना चाहेगा जो मेडिकल, अगर प्रेगनेंसी हो रही तो प्रेगनेंसी दौरान अगर वो छुट्टी ले रही, तो उसमें क्या कहा कि स्त्री प्रसूति में सहायता के बंद करेगा। तो राज्य ने क्या कर दिया है, पहले 12 सप्ताह की छुट्टी थी, अब उसको बढ़ा करके 26 सप्ताह कर दिया है छुट्टी को। तो इस चीज़ को मतलब लीगल रूप कर दिया गया है कि आपको देना पड़ेगा और उसका वैतनिक छुट्टी होगी, मतलब आप बिना वेतन के उनको नहीं घर पर बिठा सकते हैं। तो इस चीज़ का प्रावधान किया गया और उसमें होता है कि नियोक्ता इस चीज़ को लागू करे, इस वजह से राज्य भी सहायता देता है। तो हम देखते हैं कि मातृत्व अवकाश जो लागू किया गया है जब आप कार्यालय में काम करते हैं, और जननी सुरक्षा योजनाएं ये इसी के तहत आती हैं, अनुच्छेद 42 के तहत। ये पूछा गया है सीधे सीधे। फिर अनुच्छेद 43 प्रावधान करता है कि कर्मकारों के लिए कार्यनिर्वाह मजदूरी, जो न्यूनतम मजदूरी है उसका प्रावधान करने के बाद अनुच्छेद 43 करता है शिष्ट जीवन स्तर, यानी कि मतलब कम से कम इतनी मजदूरी हो कि व्यक्ति अपना जीवन स्तर तो अच्छे से चला सके, आवश्यक जो सुविधाएं हैं उनको तो जुटा सके। इस चीज़ की बात कही गई, उठाने का राज्य प्रयास करेगा। यानी कि न्यूनतम मजदूरी वाला जो यानी वेतन वाला प्रावधान है वो अनुच्छेद 43 के तहत आता है। फिर बात करते हैं 43A की। तो 43A में इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना निर्धारित किया गया है। हम लेबर यूनियन वगैरह का नाम सुनते हैं, तो ये जो बनती हैं ये अनुच्छेद 43A के तहत ही बनती हैं कि जो कर्मकार हैं, यानी कि जो वर्कर्स हैं किसी फैक्ट्री, किसी कारखाने या किसी खान वगैरह में जो काम कर रहे हैं, तो क्या कहा गया कि वो अपने बातों को किसी जो उच्च अधिकारी है उन तक पहुंचाने के लिए क्या किया गया कि सामूहिक रूप से बात को पहुंचा सके। तो इसके लिए यूनियन बनाने का प्रावधान कहाँ से किया गया, तो अनुच्छेद 43A करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 43B की करते हैं। तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, यानी कि जो सहकारी समितियां हैं गठित की जाती है उनके स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, मतलब वो अपने संचालन को स्वतंत्रतापूर्वक कर सके, लोकतांत्रिक नियंत्रण, उनका नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर के लोकतांत्रिक रूप से हो, तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद
43 बी प्रावधान करता है। तो सहकारी समितियों का प्रावधान अनुच्छेद 43 बी और जो लेबर यूनियन यानी कि कामगारों के जो संगठन बनते हैं उनका प्रावधान 43 ए करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 की चर्चा इस समय बहुत जोर शोर पर है। समान नागरिक संहिता को लेकर के विधि आयोग ने भी अपनी कई रिपोर्ट दी हैं और अभी उसको लागू करने के परिप्रेक्ष्य में सबसे सलाह मांगी गई है। तो वर्तमान में चर्चा में भी चल रहा है। तो समान नागरिक संहिता क्या, तो अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। कॉमन सिविल कोड, इसमें कहा गया कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब यह है कि देखो, जो फौजदारी मामले हैं भारत में उनमें तो समान संहिता चलती है। एक जैसे सब पर कानून लागू होते हैं। अगर आपने कोई अपराध किया तो वही कानून आपको सज़ा मिलेगी जो किसी एक समुदाय को मिलती दूसरे समुदाय को भी मिलेगी। समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है ये दीवानी मामलों में किया गया, यानी कि सिविल मामले में, जैसे शादी विवाह और इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनमें लागू करने की बात कही गई। तो इसको उस समय इसलिए नहीं लागू किया गया था क्योंकि भारत विविधता का देश है। उसमें था कि भारत नया नया आज़ादी पाया था और सारी चीज़ें एक समय लागू करना, और सांप्रदायिकता, और हम देख रहे हैं देश विभाजन जो हुआ था, कई समूहों को मिलाकर के सारी चीज़ें बन रही थी। तो उस समय इसको लागू ना करके प्रावधान डाल दिया गया था कि जब भारत में ऐसी परिस्थितियाँ होगी कि समान नागरिक संहिता को हम लागू कर सकें तो वो आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ा गया। तो अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो समान नागरिक संहिता को लेकर के जोर शोर पर बहस चल रही है कि इसको लागू किया जाए। अगर लागू किया जाए तो किन किन मामलों में लागू किया जाएगा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें छूट दी जाएगी। तो इस चीज़ में देखने वाला रहेगा। जब कुछ आगे प्रोग्रेस होगी तो उस पर सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। लेकिन जो समान नागरिक संहिता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है। इस तरीके से हम देखते हैं। फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद 45 क्या प्रावधान करता है। तो इसमें कहा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों के लिए उपबंध किया गया था। अनुच्छेद 21 ए याद करिए आप लोग क्या था। तो उसमें था कि बच्चों को यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की बात जो की गई, तो वो वाला जो प्रावधान था वो किस में था, अनुच्छेद 45 में था। लेकिन क्या है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में इसके स्थान पर 0 से 6 वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उपबंध कर दिया गया है। तो जो 2003 में प्रावधान किया गया है निःशुल्क शिक्षा का, वो अनुच्छेद 45 में पहले था। अब यहाँ क्या कर दिया गया है कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का जो आंगनबाड़ी वगैरह वाला प्रावधान है वो वाला इसमें कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं अनुच्छेद 45 प्रावधान करता है। फिर हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 46। इसमें क्या है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग के जो अर्थ एवं शिक्षा, अर्थ मतलब क्या हो गया, उनके वित्त यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी एवं शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो राज्य क्या करेगा, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य प्रयास करेगा। कौन कौन से, तो SC ST और जो और दुर्बल वर्ग हैं। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि कई सारे आरक्षण के प्रावधान किए गए और कई सारी सहायक योजनाएं चलती हैं कि इन अंत्योदय योजना, इस तरीके की जो योजनाएं चलती हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। कुछ न्यूनतम वेतन तरीके का, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तरीके की जो है, ये बढ़ावा देने के लिए उनका प्रयास किया जाता है। फिर अनुच्छेद 47 क्या कहता है, तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने एवं मद्य निषेध, जो मदिरा है उसके निषेध का प्रावधान राज्य करेगा। तो निषेध के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो क्या करेगा, पोषाहार स्तर में जो बढ़ावा देने का प्रयास करेगा राज्य। तो इसमें क्या करता है, जब अभी जो हमने बताया कि अन्न जो प्रदान किया जाता है PDS के माध्यम से, वो है जीवन स्तर में सुधार के लिए राज्य क्या करता है, तो उनके जीवन स्तर का सुधार कैसे हो सके उसके लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। लोक स्वास्थ्य के लिए, मतलब स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हमने बताया राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर, दोनों स्तर पर चलती हैं। मद्य निषेध का भी प्रयास किया जाता है। जो चेतावनी आप देखते हैं हर लिकर या स्मोकिंग वाले प्रोडक्ट पर लगाई जाती है, वो इसी के तहत आती है। और राज्य देखो, लोक कल्याणकारी राज्य की बात यह है कि राज्य क्या करता है, एक तरफ मद्य निषेध के प्रयास भी करता है, दूसरी तरफ क्या है कि इसको इनकम होती है, कर मिलता है काफ़ी ज़्यादा, जो लिकर या जितने भी मतलब नशीले पदार्थ हैं। तो उस वजह से फैक्ट्री भी नहीं बंद करती, लेकिन उसके लिए प्रयास भी करती है, जब इस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए पैसा देती है। तो अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और मद्य निषेध की बात करता है। ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि अनुच्छेद 48 में क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। मतलब राज्य कोशिश करेगा कि जो कृषि है उसको आधुनिक बनाया जा सके, पशुपालन को और आधुनिक बनाया जा सके। जैसे हम देखते हैं कि कई हाइब्रिड प्रजातियां हैं जो अधिक दूध देती हैं, या मतलब जैसे मांस हो गया या अदर तरीके की चीज़ें, उनको बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीकों का यूज किया जाता है। कृषि में भी यही देखते हैं कि आए दिन नई नई चीज़ें, जैसे पहले नीम लेपित यूरिया आई, अभी हम देख रहे हैं कि नैनो यूरिया के बाद फिर सल्फर कोटेड यूरिया आ गई है। तो इस तरीके की चीज़ें प्रयास होते ही रहते
कहते हैं। उसके बाद कहा गया है कि क्या करेगा राज्य, विशेष रूप से गायों के बछड़ों एवं दुधारू और भारवाहक पशुओं के नस्ल में सुधार करेगा। तो ये चीज़ संविधान प्रावधान करता है कि खास करके जो गाय हैं, क्योंकि एक तो गाय हिंदू परंपरा के हिसाब से पवित्र मानी जाती हैं। दूसरा कहा गया कि गायों के बछड़ों, यानी कि क्यों, क्योंकि एक तो दुधारू जानवर, गाय और भैंस जितने भी दुधारू हैं, जब तक वो दुधारू रहेंगे तब तक उनके काटने पर प्रतिबंध है। दूसरा भारवाहक पशु, जैसे कि आपके बछड़े हो गए और भी भारवाहक में आते हैं, तो उनके क्या है, नस्ल में सुधारने का प्रयास करेगा, उनकी नस्ल बेहतर हो सके और ज़्यादा मानव का विकास में योगदान दे सके, उसके लिए प्रयास करेगा। एवं वध में प्रतिषेध के लिए राज्य कदम उठाएगा, मतलब इनको मारने पर भी प्रतिबंध लागू है। कुछ कुछ राज्यों में तो बिल्कुल प्रतिबंध है कि वहाँ नहीं कटेंगे, और कटेंगे भी तो कुछ नियम शर्तों के आधार पर कटेंगे, ऐसे ही नहीं कि आप किसी स्वस्थ जानवर को काट दें, उस चीज़ का राज्य प्रावधान करता है। उसके बाद अनुच्छेद 48 जो है, 48 में क्या कहा गया, तो 48A की बात कही गई। ये क्या है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसको भी जोड़ा गया है। इसके तहत है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो पर्यावरण का संरक्षण के लिए बहुत से नियम बने, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये इसी के तहत आते हैं जो राज्य बनाने का प्रयास करता है। उसके बाद कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी प्रयास करेगा। बहुत से जीवों के लिए संरक्षण के लिए, जैसे पार्क देखते हैं और इस तरीके अभ्यारण्य देखते हैं, तो ये जो बनाए जाते हैं ये इन्हीं के तहत आते हैं। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, तो ऐतिहासिक और कलात्मक इमारतों, यानी कि जो प्राचीन धरोहरें हमारी हैं, उनको संरक्षित करने का राज्य प्रयास करेगा। तो जितने भी देखते होंगे आप, लाल किला हो गया, आगरा का किला हो गया, और भी इस तरीके के कई मंदिर हैं जिनको संरक्षित करने का राज्य प्रयास करता है, तो उसके लिए प्रावधान करता है आर्थिक रूप से और जागरूक करके, उनको पर्यटन को बढ़ावा दे करके, अच्छी संस्कृति के विकास से उनके संरक्षित करने का प्रयास राज्य करता है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि जो कार्यपालिका है, यानी कि कार्यपालिका मतलब क्या है कि मंत्रिपरिषद, स्थायी कार्यपालिका और जो अस्थायी कार्यपालिका, दोनों तरीके की कार्यपालिकाएं हैं, उनको क्या किया जाएगा, न्यायपालिका से पृथक किया गया है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालिका से अलग किया गया है, अनुच्छेद 50 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 51 क्या प्रावधान करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौते का प्रत्येक राज्य पालन करेगा। तो इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश के हित हैं उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे कि अगर कोई केंद्र समझौता करता है तो उसका सभी राज्यों को पालन करना होगा, ये राज्यों पर बाध्यकर किया गया है, इस तरीके की बात कही गई है। फिर हम आगे देखते हैं जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका वर्गीकरण किया गया। तो इनका वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया। एक है समाजवादी सिद्धांत, दूसरे हैं गांधीवादी, तीसरे हैं उदारवादी सिद्धांत। तो समाजवादी से मतलब क्या है, समाजवादी मतलब कि ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के हित में सारे संसाधन लगाए जाएंगे। और जो भारत में समाजवादी व्यवस्था है वो कैसी रहेगी, तो समाजवाद भी 2 तरीके का, एक गांधीवादी समाजवाद, एक मार्क्सवादी समाजवाद। तो गांधीवादी समाजवाद सर्वोदय विकास की भावना का ध्यान में रखता है कि मतलब राज्य का जो लोगों का विकास होगा, लोगों की भागीदारी से होगा, और इसमें जो पूंजीपति है वो पूंजीपति जो गरीब के वंचित वर्ग है उनके ट्रस्टी के रूप में काम करेगा। लेकिन मार्क्सवादी जो समाजवाद है वो कहता है कि हम समानता लाएंगे, लेकिन साम्यवाद के आधार पर, मतलब ये है कि हम उसको सत्य मतलब लड़ाई के जरिए लाएंगे, जबकि गांधीवाद क्या कहता है, मनोवृत्ति परिवर्तन की बात करता है। तो बेसिक अंतर इन दोनों में ये है। तो भारत में जो समाजवाद अपनाया गया है वो गांधीवादी समाजवाद से ज़्यादा है, लोक कल्याणकारी राज्य की जो बात करता है, सर्वोदय की बात करता है, वो वाला समाजवाद अपनाया गया है। तो यह क्या है, यह सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है, यह लोकतांत्रिक समाजवाद का राज्य का खाका खींचता है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र को स्थापित करके समाजवाद को बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद जिनका लक्ष्य क्या है, तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। यार सामाजवाद क्या है, तो सामाजिक न्याय प्रदान करने मतलब समाजों के बीच जो गैप है उसको कम करने की, मतलब सामाजिक दूरी, भेदभाव, छुआछूत, उनको कम करने का प्रयास करता है। आर्थिक न्याय मतलब आर्थिक स्तर पर समानता लाने का प्रयास करता है, इस तरीके के न्याय की बात करता है। जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, तो भारत लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, उसी की दिशा में समाजवादी जो समाजवाद है हमारा उस वो बात करता है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 38। तो समाजवादी सिद्धांत जो है डीपीएसपी में कहाँ किन किन अनुच्छेदों के माध्यम से आए, तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद आपका 38, अनुच्छेद 39 के जितने भी A, B, C, D, E, F थे, तो सारे के सारे किसके तहत आते हैं, समाजवादी सिद्धांत के तहत भी आते हैं। अनुच्छेद 41 भी समाजवादी सिद्धांत के तहत, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47 जो पोषाहार वगैरह की बात कर रहा था। तो इस तरीके के जो प्रावधान समाजवादी। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाने का मेन कारण ये था कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी का जो प्रभाव था राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज़्यादा था। तो उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए और उनकी जो विचारधारा थी वो सब पूरे समाज को साथ में लेकर चलने वाली थी, और हमने भी लोक कल्याणकारी राज्य अपनाया। तो इस वजह से उनके प्रतिनिधित्व देने के लिए उनके जो सुझाए गए सिद्धांत थे उनको धीरे धीरे मूल जो डीपीएसपी है उसमें शामिल किया गया। तो इसमें देखते हैं क्या है
यह सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, मतलब जो गांधी जी ने योजनाएं उस समय कार्यक्रम बनाए थे, उनके आधार पर इनको शामिल किया गया है, जो उनके सपनों को साकार करने वाले विचार के रूप में है। जैसे कौन कौन से, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 43 हम देखते हैं कर्मकारों का उस तरीके की बात करता है, सहकारी समितियों की बात करता है। 43B भी हो गया। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि जो राज्य प्रयास करेगा लोगों के बीच में समानता लाने का। उसके बाद अनुच्छेद 47 फिर से वही आ गया। फिर अनुच्छेद 48 वन्य जीव पर्यावरण की बात करता है। तो ये सारे, और जो पशु पक्षी थे उनके जीवन की रक्षा की बात करता है, दुधारू पशुओं की, गाय बछड़ों की। तो वो वाले प्रावधान गांधीवादी सिद्धांत के तहत आते। अब उदारवादी सिद्धांत जो है, उदार बौद्धिक सिद्धांत मतलब यह है कि जो आज की ज़रूरत के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र के साथ में हम कहा गया कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, और जो चीज़ें हैं तो उन सिद्धांतों को, जिससे इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित हैं। जैसे कि अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। शिक्षा का वाला जो प्रावधान है, अनुच्छेद 48 वन्य जीव पर्यावरण वाला है। अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49-50 कहता है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। और 51 अनुच्छेद, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लागू करने के लिए राज्य को उपाधि करता है। तो इस तरीके के जो उदारवादी प्रावधान है वो उदार बौद्धिक सिद्धांत के तहत आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 कैटेगरी में बांटा भी गया है, वर्गीकृत किया गया है जो डीपीएसपी हैं। अब देखते हैं कि निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से गैर बाध्यकारी बनाने के तर्क क्या हैं। तो जब संविधान लागू हुआ तो संविधानविदों, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनके बीच में चर्चा आई कि जो डीपीएसपी है उसको किस तरीके से लागू किया जाए। क्या राज्य पर जिसको आबद्ध कर दिया जाए, या राज्य की स्वेच्छा से इसको ऐसा कर दिया जाए कि राज्य जैसे जैसे सक्षम होता जाएगा इन प्रावधानों को लागू करता जाएगा। तो इस दिशा में कहा गया कि जो तर्क दिए गए, क्योंकि हम देखते हैं कि इनको निर्देश के रूप में दिया गया, आदेश के रूप में नहीं। तो इसको ऐसा करने के पीछे तर्क क्या थे। तो पहला था कि देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं थे। हम देखते हैं कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत की उस समय आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। एक तो नया देश बना था, बहुत से समुदायों में विभाजित था, बहुत से राज्यों में विभाजित था, सारी चीज़ें एकत्रित करनी थी, समाज को जोड़ना था और देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना था। गरीबी, शिक्षा, भुखमरी जैसे मुद्दे थे। तो उसमें कहा गया कि सबको हम एक साथ नहीं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि डीपीएसपी बहुत सारे प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो इसमें कहा गया कि हम सबको एक साथ नहीं प्रदान कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी हम उन प्रावधानों को लागू करते जाएंगे। तो इसलिए क्या कहा गया कि हमारे पास साधन कम थे, इसलिए हमने उनको बाध्यकारी नहीं बनाया। फिर देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा। अगर उस समय लागू कर दिए जाते हैं बाध्यकारी तो भारत एक हो ही नहीं पाता। इस वजह से कहा गया कि क्या है कि एक तो विविधता ज़्यादा है, दूसरा पिछड़ापन है, तो इस वजह से इनको लागू करना दिक्कत होगा। फिर कहा गया कि स्वतंत्र भारत को निर्णय निर्माण के लिए कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रहना होगा। मतलब यह है कि अगर हम इस पर बेसिक ज़रूरतें सारी थोप देंगे एकदम, क्योंकि बेसिक ज़रूरतों को धीरे धीरे पूरा करें, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको निर्णय लेने थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे, ज़रूरी थे। तो इस वजह से कहा गया कि इनको हम बाध्यकारी नहीं करेंगे, ताकि उसे इस बात के लिए स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम, यानी कि जो डीपीएसपी है वो किस क्रम में पूरे किए जाएंगे, किस समय पूरे किए जाएंगे और कौन से स्थान पर पूरे किए जाएंगे, एवं पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। मतलब राज्य को स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने अनुसार, अपने समय के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से स्थान देख करके और पूर्ति कितनी कितनी होनी चाहिए उस आधार पर लागू करता रहेगा इनको। फिर नीति निर्देशक तत्व के तहत सरकार द्वारा किए गए प्रयास कौन कौन से हैं, तो हम इसमें इस दिशा में देखते हैं कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई है। तो योजना आयोग 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग स्थापित किया गया था। इसका काम क्या था, तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना इसका काम था। पंचवर्षीय योजनाएं 2017 तक भारत में चल रही थी। बीच में 1969 में रोकी गई, फिर 1977 से 80 के बीच में रोकी गई, 2 बार रोकी गई, लेकिन अंततोगत्वा वो 2017 तक चलती रही। 2017 से उनको रोक करके अब सप्तवर्षीय 15 वर्षीय इस तरीके से प्लान आ गए। फिर 2015 में क्या किया गया, तो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया गया। वो भी यही काम करता है, भारत के विकास को कैसे किया जाए उसको सुझाता है। भूमि सुधार के तहत जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, अनुच्छेद जब हम देखते हैं 1951 में जो नवी अनुसूची आई है तो भूमि सुधार के लिए उसको लाया गया था। तो भूमि सुधार के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, सीलिंग की गई, हदबंदी की गई, ये सारी चीज़ें उसी समय की गई। फिर कहा गया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आया, कारखाना अधिनियम 1948 आया, बाल श्रम नियमन एवं निषेध अधिनियम 2016 ये लागू किया गया है। और ये कारखाना अधिनियम 1948 वाला न्यूनतम मजदूरी ले, ये 2020 में नया कोड आ चुका है, लेबर कोड, तो उसके तहत उनको शामिल कर दिया गया। लेकिन राज्य ने उस समय भी प्रयास किया और अभी भी प्रयास कर रहा है। फिर क्या है, तो इस जो प्रसूति मतलब जो महिलाओं को
प्रसूति के समय छुट्टी देने की बात कही गई, तो क्या है कि प्रसूति अधिनियम समान काम का समान वेतन, कार्य के लिए समान वेतन देने की जो प्रावधान किया गया, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, और जो प्रसूति सहायता दी गई वो भी जो प्रावधान किए गए वो राज्य द्वारा किए गए। फिर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया 1956 में। जो 14 प्रमुख बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी के समय किया गया। 1987 में नालसा एक्ट आया, जिसमें लोगों को फ्री एंड लीगल एडवाइस देने के लिए प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 39 याद करो आप लोग, जो दिया गया है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग जो बोर्ड है उसकी स्थापना की गई। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया। हम देखते हैं खादी को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस समय कितना प्रयास कर रही है, तो उन चीज़ों को प्रयास, क्योंकि एक समय जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसमें स्वदेशीकरण की बात हो रही थी, तो स्वदेशी वस्त्रों की बनाने की दिशा में जो खादी को बढ़ावा दिया गया, चरखा चलाना एक समय का प्रचलन था, तो वो सारी चीज़ें क्या थी, खादी को बढ़ावा देने के लिए। तो 1950 में जब स्वतंत्र हुए भारत और संविधान बना, तो इसमें डीपीएसपी के तहत इसका भी प्रावधान कर दिया गया। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए बोर्ड स्थापित किए गए, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका को बढ़ाने के लिए भी खादी काम करती है। आज भी बहुत से जो हैंडलूम हैं वो खादी द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना आई, जिसके तहत 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी। जो ग्राम पंचायती स्तर राज्य है उसको बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया। फिर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आया 1974 में। फिर एकीकृत ग्रामीण विकास योजना IRDP 1978 में आई। जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आई। उसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आई। मनरेगा 2006 में आया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो मनरेगा वो 2006 में आई। उसको फिर 2008 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है बाघों के संरक्षण के लिए, और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में आया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण यानी कि वनों का संरक्षण करने के लिए 1980 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई। फिर है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने के प्रयास किए गए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना एवं सशक्तिकरण का प्रयास किया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारे प्रावधान राज्य करता है, और भी बहुत सारे प्रावधान है जो हम अभी लिखे नहीं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब आगे देखते हैं कि समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए कानून बनाया गया है। तो क्या क्या किया गया? समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए जैसे SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम आयोग की स्थापना की गई। OBC आयोग का भी 93 में गठन किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो जितने भी 6 अल्पसंख्यक समूह हैं उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी 1993 में हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में गठित किया गया। राष्ट्रीय बाल अपराध संरक्षण आयोग 2007 में आया था। 2018 में 102वें संविधान संशोधन द्वारा OBC जो आयोग था यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो पहले वो इन्हीं आयोगों के तहत काम करता था, अब उसको अलग से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। फिर आगे बात करते हैं कि 2019 में क्या हुआ। तो EWS यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। कहाँ? तो शैक्षणिक संस्थानों में, रोजगार में, दोनों जगह किया गया है। फिर प्राचीन एवं ऐतिहासिक तथा पुरातत्व स्थल अवशेष और अवशेष अधिनियम 1951 में आया। मतलब जो प्राचीन स्थल है, हमारे पुरातत्व स्थल है, उनको संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के संरक्षण के लिए प्रभावी बनाया गया। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की देश भर में स्थापना की गई। हम देखते हैं कि हर गांव, ब्लॉक और तहसील, फिर जिला लेवल पर जो के स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होते हैं वो सारे किए गए। खतरनाक बीमारियों को समाप्त करने की दिशा में जैसे चेचक हो गया, पोलियो हो गया, और भी तरीके के टीकाकरण के प्रयास किए गए। कुछ राज्यों में गायों, बछड़ों और बैलों को काटने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। वृद्धावस्था तथा अन्य प्रकार की पेंशन जारी की जाती हैं। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं ये पंचशील है। भारत की जो विदेश नीति है उसमें पंचशील को अपनाया गया। पंचशील ये महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने पाँच शील समझाए थे। उसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय नीति को लागू करने के परिप्रेक्ष्य में हमने अपने पंचशील बनाए। तो उनको क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने की दिशा में पंचशील बनाए। उसी के तहत हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। गुटनिरपेक्ष का मतलब ये था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो विश्व जो था 2 गुटों में बट रहा था। एक उसको शीत युद्ध बोलते थे। शीत युद्ध के समय एक तो गुट था USSR का यानी कि रशिया वाला, दूसरा था अमेरिका के था। तो भारत ने कहा कि देखो हमको विकास करना है, हम किसी एक गुट में जाएंगे तो हमको एक ही की सहायता मिल पाएगी, हमको दोनों से हित रखना है और दोनों से किसी से लड़ाई नहीं रखनी है। तो इसने कहा कि हम अपनी एक अलग नीति रखेंगे, जो ज़रूरत होगी तो हम बीच में आपके हस्तक्षेप करेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो हम हस्तक्षेप नहीं, किसी की सिफारिश करने या किसी के पक्ष लेने नहीं जाएंगे। अगर उसका पक्ष सही होगा तो भारत पक्ष इसका लेगा। इस आधार पर भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत किया।
अब हम आगे देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं और मूल अधिकारों में अंतर क्या है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं अभी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं, राज्य पर आबद्धकारी हैं कि राज्य प्रयास करेगा, और जो नीति मूल अधिकार हैं वो नागरिकों के लिए हैं, तो नागरिकों के लिए राजनीतिक हित की बात करते हैं, और जो डीपीएसपी बात करता है वो सामाजिक और आर्थिक हित की बात करता है। तो मूल अधिकार क्या है, तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक प्रावधान है। यह व्यक्तियों को दिए गए अधिकार के रूप में है, जबकि डीपीएसपी राज्यों को निर्देश के रूप में दिए गए हैं। फिर यह न्याय योग्य हैं, अर्थात न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में हम अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाते हैं, यानी कि न्यायालय इन्हें लागू करा सकता है। जबकि क्या है कि यह न्यायोचित नहीं है, मतलब आप इनके आधार पर न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि यह राज्यों को निर्देश हैं, आदेश नहीं है। एक फिर है, यह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि ये क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं जो डीपीएसपी हैं। फिर आगे है कि इन पर समय समय पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध अनुच्छेद हमने बताया था, अनुच्छेद 358 और 359 प्रावधान करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ तो कौन से अनुच्छेद 19 और 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, उसके बाद में 20-21 को छोड़कर और भी प्रावधान किया राष्ट्रपति कर सकता है जो निलंबित हो जाएंगे। जबकि क्या है कि इन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध की बात नहीं की गई है। राज्य इन पर जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनको प्रदान करता जाएगा, इस तरीके की बात कही गई है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इनका निलंबन किया जा सकता है। इनके निलंबन का कोई उपबंध जो है संविधान में नहीं किया गया है। फिर इनकी प्रकृति, जो मूल अधिकार हैं, इनकी प्रकृति कैसी है, तो नकारात्मक प्रकृति है, क्योंकि यह राज्य को कुछ करने पर रोक लगाते हैं। तो मूल अधिकार जो है राज्य को कुछ करने पर रोक लगाते हैं, जबकि डीपीएसपी क्या है, तो इनकी प्रकृति सकारात्मक है, क्योंकि राज्य को कुछ करने को प्रोत्साहित करते हैं ये। तो इस तरीके से हमने मूल अधिकार और डीपीएसपी में जो अंतर देखा वो महत्वपूर्ण अंतर ये सीधे सीधे पूछा था, तो खास करके पीसीएस मेंस या यूपीएससी मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन आए, और जो प्री हैं तो उसमें तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो मूल अधिकार और डीपीएसपी में द्वंद्व की न्यायिक व्याख्या क्या है। द्वंद्व मतलब यह है कि इसमें हमेशा से रहा ना कि मूल अधिकारों को वरीयता ज़्यादा दी जाए या राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं किसको ज़्यादा वरीयता दी जाए। तो इस दिशा में देखते हैं कि संविधान के प्रारंभ से ही मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में विवाद होता रहा है, किसको वरीयता दी जाए इस चीज़ को लेकर के। तो इस विवाद के फलस्वरूप क्या हुआ, तो पहला केस जो आया है 1951 में ही आया है, चंबकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में आया, जिसमें मूल अधिकारों को वरीयता दे दी गई, और नीति निर्देशक तत्व जो थे उनको क्या है, तो सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया। मतलब प्राथमिक मूल अधिकार हो गए, सहायक के रूप में डीपीएसपी हो गया। तो अर्थात मूल अधिकार प्राथमिक और नीति निर्देशक तत्व जो है वो गौण मान लिए गए। अब आगे फिर इस दिशा में क्या हुआ कि 25वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में, क्योंकि देखो संसद कभी नहीं चाहती कि मूल अधिकारों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। संसद उस समय ये प्रयास कर रही थी ना, क्योंकि उसको बहुत सारे ऐसे काम थे जो मूल अधिकारों के खिलाफ में जा रहे थे, जैसे संपत्ति का अधिकार था। तो जो भूमि सुधार लागू किया गया संपत्ति के अधिकार के लेकर के जो भी जमींदार थे वो तुरंत न्यायालय चले जाते थे। तो इस दिशा में संसद चाहती थी कि मूल अधिकारों को कम से कम तवज्जो दी जाए। तो टकराव जब हो रहा था तो मामला कोर्ट में जा रहा था, कोर्ट पहले मूल अधिकारों को वरीयता दे रहा था। फिर उसके बाद 1971 में 25वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने क्या किया, तो अनुच्छेद 31C जोड़ा। 31C हमने बताया था क्या है, इसके अंतर्गत कहा गया कि यदि राज्य अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C को लागू करता है तो कोई व्यक्ति इस आधार पर न्यायालय नहीं जाएगा कि उसके अनुच्छेद कौन कौन से, तो 14, यानी कि उसके मूल अधिकार 14 और 19 का उल्लंघन हुआ है। अगर राज्य अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C को, यानी कि जो भौतिक संसाधन है उनके संकेंद्रण को रोकने का प्रयास करता है, और जो आर्थिक गतिविधियों के समान संचालन की बात करता है, तो उस आधार पर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन को लेकर के न्यायालय में नहीं जाएगा। ये प्रावधान 1971 में किया गया है। फिर उसके बाद में 1973 में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। इसमें 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, जिसको न्यायालय ने सही ठहराया। यानी कि जो चुनौती दी गई थी तो उसमें न्यायालय ने क्या किया कि इस वाले जो अनुच्छेद था इसको सही मान लिया जो प्रावधान किया गया था, और कहा कि इसको मूल अधिकार में शामिल करने से मूल ढांचा परिवर्तित नहीं हो रहा, इसलिए यह संवैधानिक है। मतलब अगर राज्य आर्थिक समानता लाने का प्रयास करता है, भौतिक संसाधनों के संकेंद्रण की रोकने का प्रयास करता है, तो उसको मूल अधिकार के हनन के रूप में हम नहीं देख सकते हैं। इस तरीके से न्यायालय ने एक जो समन्वय वाली नज़रिया है उसको अपनाया। फिर 1976 में क्या हुआ, तो संसद ने क्या कर दिया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संसद में यह प्रावधान किया कि यदि कोई राज्य डीपीएसपी को लागू करता है और इसे लागू करने में यदि मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जाएगा। मतलब यहाँ जो 25वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया तो वहाँ कम से कम ये था ना, अनुच्छेद 39B और C को लागू करता है
तब 14 और 19 के उल्लंघन के लिए हम नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ क्या कर दिया कि अगर राज्य डीपीएसपी को लागू करता है, नहीं कि पूरे डीपीएसपी को लागू करता है, तो कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब विध्वंसक तरीके का संशोधन हो गया। तो इसको रोकने के लिए क्या हुआ, फिर मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में क्या हुआ, तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में आया। हम इसको मूल अधिकारों के भी परिप्रेक्ष्य में पढ़ चुके हैं, प्रस्तावना के भी परिप्रेक्ष्य में पढ़ चुके हैं कि कई केस गए, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में उनको जो केसेस थे उसमें हवाला दिया क्या। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 42वें संविधान संशोधन के इस प्रावधान जो डीपीएसपी को वरीयता देता था और मूल अधिकारों को कम करता था, इस प्रावधान को क्या असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और कहा कि मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों समाज के आधार स्तंभ है। मतलब ये है कि बिना डीपीएसपी के मूल कर्तव्यों, मूल जो अधिकार हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जब तक राज्य आपको वो सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा, तब तक आप अधिकार का क्या करेंगे? अधिकार मिलेगा कहाँ से? जब राज्य सुविधाएं प्रदान करेगी। भाई राज्य जब शिक्षण संस्थान खोलेगी तभी तो आपको शिक्षा मिलेगी। राज्य बेहतर सड़क निर्माण करेगी तभी तो आपको परिवहन का साधन मिलेगा। शांति स्थापना होगी, राज्य अगर शांति के लिए प्रयास करेगा तभी तो राज्य शांति की व्यवस्था हो पाएगी। तो इस तरीके के जो प्रावधान है, जब कहा गया कि ये क्या है कि दोनों समाज के लिए आधार स्तंभ का काम करते हैं, किसी एक को दूसरे पर वरीयता नहीं दी जा सकती। तो इस चीज़ को मान लीजिए कि जो भारत में कभी भी मसला है कि डीपीएसपी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या मूल अधिकार, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक राज्य पर दायित्व डालते हैं कि वो जनता के हित में कुछ काम करे और दूसरे राज्य को रोकते हैं कि जनता के हित को ज़्यादा दबाया ना जाए। इस तरीके की बात कही गई है। फिर मामला आया 1993 में कृष्णा बनाम आंध्र प्रदेशवाद में। इसमें क्या है, तो इसमें न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य है। क्योंकि मूल अधिकारों द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है। हमने कहा ना कि गरिमापूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल अधिकारों का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो समाज के विकास के लिए अनिवार्य है। अब इसमें एक चीज़ कि अगर व्यक्ति को अधिकार मिल गए और वो अकेले विकास करना चाह रहा है, तो क्या इससे समाज का विकास होगा? व्यक्ति का विकास तभी सार्थक है जब पूरे समाज का विकास हो। तो डीपीएसपी यही करते हैं कि पूरे समाज के विकास की बात करते हैं, और जब पूरे समाज का विकास होता है तो उसमें व्यक्ति का विकास होता है। तो इस चीज़ को कहा गया है कि समाज के विकास के लिए डीपीएसपी और जबकि मूल अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, किसी एक को दूसरे पर वरीयता नहीं दी जा सकती। तो इस तरीके से 1993 में भी एक केस आया। अब कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व जो है उनकी आलोचना की जाती है, किस आधार पर? तो कोई भी इनको कानूनी शक्ति नहीं दी है। मतलब यह है कि इनको न्यायालय में जाकर के आप लागू नहीं करा सकते हैं। राज्य जब उसकी स्वेच्छा होगी, राज्य चाहेगा तो लागू करेगा, नहीं लागू करना करेगा तो उस पर बात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि तर्कहीन व्यवस्था है। मतलब इन श्रीकांत के अनुसार ना ही उचित तरीके से वर्गीकृत किए गए, मतलब कि क्रमबद्ध नहीं कि जैसे एक है वाक्य मूल अधिकार हम देखते बहुत सटीक तरीके से लगाया गया, उस तरीके से कि कोई भी अधिकार कहीं भी लगा दिया गया, इस तरीके से कहा गया। हायरार्किकल जो सिस्टम है वो सही नहीं है। इसमें देखते हैं कि अगर ना ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं, तो इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। फिर कहा गया रूढ़िवादी है। मतलब कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जिनकी आज ज़रूरत है भी है कि नहीं है, उस चीज़ को देखना होगा। फिर कहा गया है संवैधानिक टकराव। मतलब यह है कि हम अभी कई केसों की बात की कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया इसमें कि मूल अधिकारों को वरीयता दी जाए या डीपीएसपी को वरीयता दी जाए। तो इस आधार पर कहा गया कि संवैधानिक टकराव भी देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं, तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनकी उपयोगिता क्या है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि राज्य के आदेश के रूप में नहीं, निर्देश के रूप में। तो इस आधार पर इनकी देखते हैं क्या उपयोगिता है कि व्यक्ति के विकास के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें एल.एम. सिंघवी जो थे, एल.एम. सिंघवी इनकी अध्यक्षता में ही जो समिति बनी थी और उसकी रिपोर्ट पर पंचायती राज को जोड़ा गया, तो वो वाले एल.एम. सिंघवी हैं। तो इन्होंने कहा कि नीति निर्देश यानी कि डीपीएसपी संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करते हैं। संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इनका महत्वपूर्ण, सामाजिक न्याय में और संविधान के आवरण मतलब कि जो भी संविधान बात कहता है उसको पूरा कौन करता है, डीपीएसपी के माध्यम से पूरा किया जाता है, इस आधार में कहा गया है। फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि आर्थिक लोकतंत्र निर्धारित करने वाला माना है। तो जो डीपीएसपी है वो आर्थिक लोकतंत्र की आधारशिला रखते हैं। जी. ऑस्टिन है एक संविधानविद, इन्होंने डीपीएसपी का लक्ष्य क्या है, सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित करना है। जो सामाजिक क्रांति मतलब समाज में समानता, सामाजिक जो भेदभाव है उसको कम करने में डीपीएसपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनको ग्रहण करने के समान है। मतलब जो शर्तें हैं समाज के विकास के लिए उनको भी स्थापित करते हैं और ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो आगे कहा गया कि ये संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। संविधान क्या लक्ष्य निर्धारित करता है, तो न्याय की बात करता है, समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की, बंधुत्व की, भाईचारे की, एकता और अखंडता की जो बात करता है, उस तरीके के जो प्रावधान है वो डीपीएसपी पूरा करने की कोशिश करता है। फिर ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी जब व्याख्या करता है कि राज्य क्या कर रहा है, कितना पूरा किया है, उसके बाद मूल अधिकार
कि कहाँ कहाँ हम मूल अधिकार कितने पा सकते हैं और कौन सा मूल अधिकार हो सकता है। तो उस आधार में जब देखते हैं तो डीपीएसपी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में काम करते हैं न्यायिक समीक्षा में। फिर प्रस्तावना को विस्तार दे रूप देते हैं, क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में जो जो शब्द हैं वही डीपीएसपी के तहत पूरे करने का वादा किया गया है। राज्य को निर्देशित करते हैं, राज्य अपनी नीतियाँ जो हैं, एजेंडा जो हैं, वो सारे डीपीएसपी के आधार पर ही बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने इनके उपयोग को समझा। आगे और भी देखो कुछ उपयोग दिए हैं। क्या है? तो राज्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं। मतलब ये कहा कि राज्य की जो नीतियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं उनको कैसे पूरा करेंगी, तो उस दिशा में भी राज्यों को सलाह देते हैं। मूल अधिकारों के पूरक के रूप में हमने बताया ना कि मूल अधिकार अभी तभी आपके तभी सार्थक है जब डीपीएसपी उनको पूरा करने की व्यवस्था करते हों। जब तक भाई इंटरनेट का मान लो आपके पास का अधिकार है, अगर इंटरनेट की अवसंरचना जो है राज्य ना लगा पाए तो आपका इंटरनेट का अधिकार क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं, क्योंकि सरकार ने कितना काम किया, कितना काम अधूरा रह गया, जो डीपीएसपी के कहाँ जो प्रावधान है कहाँ कहाँ लागू कर पाई, तो उस आधार पर विपक्ष भी जो सरकार है उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। ये सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं कि सरकार ने कितना अच्छा काम किया। ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। मतलब ये है कि आपका कोई पर्सनल एजेंडा हो ना हो, लेकिन आपको इनके आधार पर तो काम करना ही करना है। अब ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो डीपीएसपी के बाहर भी नीति निर्देशक तत्वों जैसे कि सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे भाग कहाँ है? तो 16 में अनुच्छेद 35 के तहत दिए गए। यहाँ ये प्रावधान किया गया है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो डीपी मतलब SC ST और अदर जातियाँ हैं, वो आरक्षण के दावे अपने इस अनुच्छेद के तहत पूरा करने का प्रावधान राज्य करता है। ठीक है। फिर मातृभाषा में शिक्षा भाग 17 अनुच्छेद 350 अनुच्छेद 350 क्या कहता है कि जो आरंभिक शिक्षा है बच्चों की, वो मातृभाषा में दी जाएगी। हमने देखा था अनुच्छेद 30 भी यही प्रावधान करता था, 29 और 30। इसी तरीके का अनुच्छेद 350 भी प्रावधान करता है। फिर कहा गया है कि हिंदी अनुच्छेद 351 और अनुच्छेद भाग 17 के तहत कहा गया है, केंद्र सरकार पर ये कर्तव्य डाला गया है। क्या? हिंदी भाषा का विकास संघ का कर्तव्य होगा। मतलब क्योंकि जो राजभाषा है वो हिंदी है, उसके विकास के लिए संघ प्रयास करेगा कि ऐसी स्थितियाँ बनाए जिससे हिंदी के प्रसार को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो इस आधार पर हमने जो डीपीएसपी था, यानी कि संविधान का भाग 4 के तहत डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक जो प्रावधान किए गए थे, इसको पूरे समझ लिया है। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाग 4A के तहत जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं नागरिकों को, कि कौन कौन से आपके कर्तव्य हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो पूरे करने। तो इस आधार पर मूल कर्तव्यों को हम समझेंगे। तब तक के लिए ये वाला लेक्चर आज कंप्लीट हो रहा है। और आप लोग PDF अगर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है तथागत एरोजोन के नाम से, आप जाकर के सिंपल सर्च करिए, वहाँ से भी पा सकते हैं। बाकी आप लेक्चर जो है ये पूरा देखने का प्रयास करिए, और आगे चलकर आने वाले टाइम में हम और भी चीज़ें लाने वाले हैं। RO और ARO को ध्यान में रखते हुए PPSC के लिए करंट अफेयर्स और RO ARO के लिए लगभग हम पूरी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।